नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार पर राज्य में उद्योगों की स्थिति बिगाड़ने का लगाया आरोप। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में अवैध खनन के चलते लोग परेशान। स्थानीय लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन और खनन विभाग को शिकायतें देने के बाद भी नहीं मिले राहत। आंदोलन की दी चेतावनी। आजाद हिंद फौज के सरदार जंग स्वतंत्रता सेनानी कर्नल मेहरदास की उपेक्षा से जनता में रोष। सड़क चौड़ीकरण के चलते 3 साल पहले नेहरन पोखर चौक से हटाई गई प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने की मांग। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही मददगार। चौपाल की धवास सराहा चूरधार सड़क के चौड़ीकरण के लिए क्षेत्रवासियों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। और कुल्लू जिले में हनुमानी बाग के नरसिंह मंदिर में वैरागी समुदाय ने किया भव्य होली संध्या का आयोजन। ब्रजभाषा में होली के पारंपरिक गीतों का किया गायन। भक्ति के रंगों में रंगी पर्यटन नगरी। नमस्कार, दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर राज्य में उद्योगों की स्थिति बिगाड़ने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से उद्योगों को टारगेट कर रही है वो प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के चलते प्रदेश में स्टील उद्योग बंद होने की कगार पर है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के स्टील उद्योगों से पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा कीमत पर बिजली के दाम वसूल रही है। यही वजह है कि बीते कई माह बाद ये उद्योग सरकार से बिजली के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई न होने के चलते स्टील उद्योग बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उद्योगों से प्रदेश को लाभ होने के साथ ही राजस्व अर्जित होता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्टील उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का उद्योगों को एक एक करके ये रवैया सही नहीं है। वहीं जयराम ठाकुर ने बीते कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संजौली पुलिस चौकी को फिर से थाना बनाने के निर्णय पर भी सवाल किए हैं कि जब संजौली को थाना बनाना आवश्यक था तो फिर कांग्रेस ने पूर्व भाजपा सरकार द्वारा संजौली चौकी को थाना बनाने के फैसले को पलटकर क्यों उसे चौकी बना दिया था। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की बालन नदी के साथ लगते क्षेत्र में अवैध खनन होने के आरोप स्थानीय लोगों ने लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि नदी के साथ लगते क्षेत्र में 50 से ज्यादा वाहन और अवैध खनन किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अवैध खनन करने वालों ने 50-50 फीट के गड्ढे खोदकर किसानों की निजी भूमि को नुकसान पहुंचाया है। स्थानीय लोगों ने मामले में शिकायत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी बद्दी अशोक वर्मा से की है और पुलिस को मौके पर बुलाकर मौके की स्थिति से रूबरू करवाया है। लोगों का कहना है कि अवैध खनन को लेकर कई बार सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत की जा चुकी है और माइनिंग विभाग को भी शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अभी तक इस माफिया पर लगाम नहीं लग पाई है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्द ही अवैध खनन करने वालों पर नकेल नहीं कसी गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब बाहर थे, मैंने उनको ही फ़ोन किया, पत्रकार बंधुओं को भी बताया। तो अब एसपी साहब ने शौक दिया कि परसों तहसीलदार से पक्की निशानदेही कराएगा, सभी जिम्मेदारों को बुलाएंगे। अगर परमिशन होगी भी तो सर हमारा क्या बनेगा। मतलब 20 फुट तो डाउन पड़ दी, वहाँ पेड़ गिरे हुए दिखाए, मैंने फोटो खींची इसकी 40-50 फीट पर। अब इन्होंने परसों तक का इंश्योर दिया, हमारे को उसको बुलाया तो आया नहीं मौके पर। उन्होंने बोला कि परसों मैं तहसीलदार पक्की निशानदेही कराऊंगा, सभी लोगों को बुला लूंगा। पर तो इलीगल माइनिंग बड़ी बेहद हो रही है। ये तो इस हिसाब से ना तो जमीनें रहनी लोगों की, ना घर बार रहने। तो यही मेरा अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, स्थानीय सरकार से, सभी से, इस पर कोई नकेल लगाई जाए, लोगों गरीब लोगों को बचाया जाए। जहाँ खुदान हो रहा है हमारी वहाँ 15 बीघे जमीन है। हमारी जमीन के साथ एक टावर लग रहा था। हमारी जमीन से कम 400 फुट की दूरी पे वो टावर हट गया 2008 में। अब दूसरे टावर की बारी है। जैसे ये खुदान चल रहा है, इसी वजह से ये बिजली वाले ना तो गौर आप कर रहे हैं, ना माइनिंग वालों को करने देख रहे हैं। सब अंधाधुंधी चल रहा है काम के लिए। ये रिक्वेस्ट है कि इसको रोका जाए और आज के बाद कोई भी खनन ना आए। और देर रात कर रहे हैं, अगर ऐसा रहेगा तब तो सारे देश पहाड़ एक बराबर कर देंगे।
मामले में एसपी बद्दी अशोक वर्मा ने कहा कि खनन विभाग से पता चला है कि इस जमीन की लीज किसी व्यक्ति द्वारा करवाई गई है, लेकिन स्थानीय किसानों ने जमीन के बिना डिमार्केशन हुए खनन करने के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते उनकी जमीनों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक जमीन की डिमार्केशन नहीं हो जाती तब तक खनन का काम बंद करवा दिया गया है। एक प्रतिनिधि मंडल मिला है, इनका कहना यह है कि हमारे गांव के साथ जो है वो जो खनन हो रहा है उसके बारे में जांच की जाए। तो उस बारे में जब थाना स्टाफ से पता किया गया तो ये पाया गया कि किसी व्यक्ति ने उस पे जो है वो खनन की परमिशन ले रखी है और माइनिंग विभाग द्वारा इसको उनको अधिकृत किया गया है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि इसमें डिमार्केशन जो है हमारे सामने नहीं हुई है। तो हमने उनको आश्वस्त किया है कि इसकी डिमार्केशन जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र करवा दी जाएगी और डिमार्केशन के बाद आप भी वहाँ पे आए। उनको ये आग्रह किया गया है कि आप देख लें कि जो जिन्होंने परमिशन ले रखी है उनकी कहाँ तक लैंड है, और उसके अलावा माइनिंग इंस्पेक्टर को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो भी मौके पे अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें एक्शन ले। देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कांगड़ा जिला के स्वतंत्रता सेनानी कर्नल मेहर दास की प्रतिमा नेहरन पुखर चौक से हटाकर 3 वर्षों से पंचायत घर के स्टोर में बंद पड़ी होने के चलते स्थानीय लोगों ने रोष जताते हुए इसे पुनर्स्थापित करने की मांग उठाई है। ग्राम पंचायत बड़हू के प्रधान दिलजीत सिंह ने कहा कि NH 503 के एसडीओ ने 3 साल पहले ये प्रतिमा पंचायत को सपुर्द की थी, लेकिन इसे अब तक दोबारा स्थापित नहीं किया गया है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करार देते हुए इस प्रतिमा को नेहरन पुखर चौक पर फिर से स्थापित करने की मांग की है। कर्नल मेहर दास की जो मूर्ति है मेरे पास 3 साल पहले NH विभाग के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर रखवाई गई थी कि आप अपनी कस्टडी में इसे रख लो। तो उनसे जब बात हुई थी मेरी तो उन्होंने कहा था कि ये चौक जो उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है तो ये बीच मध्य में दोबारा इस मूर्ति को लगा दिया जाएगा, और उसके बाद उन्होंने वो मूर्ति हमारे हैंड ओवर की थी। तो पिछले 3 सालों से मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। हमें भी दुख होता है कि हमारे ऐसे महान वीर सपूतों का ये हाल है। अब हम सरकार से उम्मीद यही करते हैं, हमारे विधायक श्रीमती कमलेश ठाकुर जी और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि यहीं के हैं, हम ये उनसे उम्मीद यही रखते हैं कि वो इस मूर्ति के बारे में जल्द से जल्द सोचें। वहीं पंचायत के पूर्व प्रधान व समाज सेवी जीवन शर्मा ने कहा कि 3 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इसे हटा दिया गया था, लेकिन आज तक इसे स्थापित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकती तो ये देश के इतिहास के साथ अन्याय होगा। नैन पुखर में चौक के बीच कर्नल मेहर दास की मूर्ति लगी थी, वो नहीं दोबारा स्थापित होनी चाहिए। वो लगभग 50 साल पहले स्थापित हुई थी, परंतु आज तक विभाग ने उसको दोबारा स्थापित नहीं किया। तो यही निवेदन है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इसे दोबारा स्थापित किया जाए। कर्नल मेहर दास जो है वो सरदार हिंद फौज सुभाष चंद्र फौज के सेनानी थे, और ये जो है 2 ही सेनानी हुए, जो एक दक्षिण भारत के थे और ये थे जिन्होंने अंग्रेजों पर पहली बार गोली चलाई थी। गौरतलब है कि नेहरन पुखर के कर्नल मेहर दास ने आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सरदार जंग की उपाधि दी थी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत इन दिनों शिमला जिला के चौपाल के सराहा क्षेत्र में दबास से सराहा चूड़धार सड़क के चौड़ीकरण करने का कार्य पूरा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य होना अति आवश्यक था, क्योंकि इस सड़क से लाखों श्रद्धालु प्रसिद्ध चूड़धार मंदिर पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण होने से जहां लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी, वहीं सड़क हादसों में भी कमी आएगी। क्षेत्र के लोगों ने इस सड़क मार्ग को चौड़ा करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं जो भी बनी है, यहाँ पर जो भी सड़कें बनी है वो अटल जी की कृपा से बनी है। जैसे सराहा से झोकड़, सराहा से क्यारी, सराहा से फुलवाल, धुंदल और
सराह से ये क्या कहते हैं नकोड़ापुर से खादर और बहुत सारी सड़कें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी है। स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सड़क को नहीं बना सकता जितने ढांक इसमें कटे हैं, जितनी अच्छी तरह से सड़कें बनी है। और पूरे का पूरा बजट मेटलिंग तक इसमें बजट पड़ा है। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये देन है। जो भी रोडें बनी है प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना से, जैसे आपकी दबास से खद्दर है या दबास से ठुन्ना जा रही है, खगना से जो कैची ठुन्ना जाती है, और दबास से सराह है, सराह से जोकड़ है, जोकड़ से पुलवाल है। हमारी जो भी 5-6 सड़कें बनी है ये प्रधानमंत्री रोजगार ग्रामीण से बनी है। और हम अटल जी के बड़े धन्यवादी है जिन्होंने हमारी सभी सड़कों का ध्यान दिया है। आगे हमारी जो भी ये सड़कें बन रही इसके हमारी आगे जो पीढ़ी आगे आते रहेगी वो भी इसको याद करते रहेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना होती तो शायद ही हमें कभी सड़क देखने को मिलती। और जो ये सब मिल रहा है ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। और यहाँ की सड़कें जो बनी है ये हमारा दबास से जो सराह है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी, आज ये खुल रही है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है उस पर। ये सारा श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में किसानों को गन्ना बेचने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पांवटा साहिब में भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन क्षेत्र में कोई खरीद केंद्र न होने के चलते उन्हें गन्ना बेचने के लिए उत्तराखंड का रुख करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें लेबर नहीं मिलती और उन्हें ढुलाई का खर्चा भी उठाना पड़ता है। किसानों ने प्रदेश सरकार से पांवटा साहिब में शुगर मिल स्थापित करने की मांग की है, जिससे चीनी बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्षेत्र के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। गन्ना पांवटा एरिया में बहुत ज्यादा होता है। गन्ने का उठान के लिए हमारे को पास कोई मिल नहीं है। हमारा को देहरादून डोईवाला से जो मिल है उसका कांटेक्ट, उस पे भी बहुत परेशानी आती है। यहाँ पे 6-6 दिन ट्रॉलियां लेके हम खड़े हैं और यहाँ लेबर का बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारे को जो कम से कम एक मिल नजदीक में कहीं भी हो सके तो बहुत गवर्नमेंट की मेहरबानी। हम गन्ने का उत्पादन करते हैं, लेकिन हमें गन्ना बेचने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे कोई साधन नहीं है, ना कोई शुगर मिल है जी। बस इसकी दिक्कत है बहुत ज्यादा गन्ना बेचने की। और 10-10 दिन हमारी ट्रालियां खाली नहीं आती। बाहर की स्टेट में हमारा गन्ना जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गन्ने के ये शुगर मिल लगे, इसका हमें बेनिफिट मिले, शुगर मिल लगे। यहाँ पे गन्ना तुलवाते हैं, ये देहरादून डोईवाला सेंटर है। वहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। कभी 3 गाड़ी आती है, कभी 4। वैसे ट्रांसपोर्ट ने 5 गाड़ी की सुविधा करी हुई है, जो कि मौके पे नहीं पहुँच पाती है। और यहाँ पे हमारी ट्रॉलियाँ 5 से 6 दिन तक, 10 दिन तक भी खड़ी रहती हैं, और जिससे हमको बहुत घाटा होता है। और हमें गवर्नमेंट से हम यही मांग करते हैं भी वो हमें यहाँ पे एक छोटी शुगर मिल प्रोवाइड करे। जिला लाहौल स्पीति की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की गवर्निंग बॉडी की 3य तिमाही बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की। उपायुक्त ने कहा कि आत्मा परियोजना के तहत जिला में इस वर्ष प्रत्येक पंचायत से 12 किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा गया है और 540 किसानों को प्रमाणित करने के साथ जिला के कुल 1385 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिला की 250.9 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। बैठक में परियोजना के तहत आगामी वित्त वर्ष के लिए 103 लाख रुपए का एक्शन प्लान भी पारित किया गया। आत्मा परियोजना की उपनिदेशक वर्षा गुप्ता ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के घटक बनाने के लिए 105 किसानों को 204 प्लास्टिक के ड्रमों व प्राकृतिक खेती का प्रमुख आधार देसी गाय की खरीद कर 11 किसानों को प्रति किसान 25,000 अनुदान, 309 किसानों को साइकिल हल खरीदकर 50% अनुदान प्रदान किया गया है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत हमने 285 हेक्टेयर भूमि को जिला लाहौल और स्पीति में लाया है। और यहाँ पे हमारे जो किसान हैं मुख्यतः आलू मटर के अलावा हमारी जो सब्जियां हैं, चाहे वो फूल गोभी है या बंद गोभी है, उनका भी उत्पादन जो है वो प्राकृतिक खेती में कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के
जो उनका लक्ष्य था कि 2024-25 में हमने 36,000 किसानों को प्रदेश में जो है प्राकृतिक खेती से जोड़ना है। उसके अंतर्गत हमने जिला लाहौल स्पीति में 540 किसानों को जो है प्राकृतिक खेती से जोड़ा है, उनको प्राकृतिक खेती की तकनीकों के बारे में निपुण किया है और उनका लगभग 140 हेक्टेयर जमीन जो है हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लेकर आए हैं। कृषि बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार सहगल ने कहा कि जिला में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ जैविक उत्पादों की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यहां जैविक उत्पादों की मार्केटिंग का प्रावधान करने की मांग उठाई जा रही है। यहाँ पर जैविक खेती के लिए लगातार पिछले कई सालों से यहाँ पर किसानों को प्रोत्साहन मतलब किया जा रहा है, उनको लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो मैंने अभी सारे किसानों ने ये बात की कि यहाँ सिर्फ जो मार्केटिंग की समस्या आ रही है, इस मार्केटिंग के न होने से किसान जो अभी तक जो है पूर्ण रूप से जैविक खेती और नहीं जा रहे हैं। तो हमारा भी सरकार से यही एक मांग है कि यहाँ पर मार्केटिंग के लिए उचित प्रावधान हो, ताकि किसान जो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की और अपना रुख जो उस तरफ जाएं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है। ये प्रवेश परीक्षाएं 10 मई से 29 मई तक आयोजित की जाएंगी। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर ललित अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में चलाए जा रहे विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रवेश परीक्षाएं MBA, MA, MCOM, MCA, MSc, BBA, BCA और BEd विषयों में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए पात्रता शुल्क, परीक्षा केंद्र और पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 28 फरवरी को अपलोड कर दी जाएंगी। प्रोफेसर ललित अवस्थी ने बताया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, उनमें प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चों का रहेगा और ये 10 मई से शुरू होकर 29 मई तक ये टेस्ट होंगे और इसमें सिर्फ 2 कोर्सेज हैं, जैसे PGDCA और MTTM। इन कोर्सेज का टेस्ट नहीं होगा। इनका जो एडमिशन है वो इनके जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसकी मेरिट पे होगा और इन सभी परीक्षाओं के लिए डिफरेंट लोकेशंस में सेंटर हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ब्रोशर है, ये बच्चों को 28 फरवरी से हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल होगा। सभी बच्चे इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला मंडी में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक शर्मा ने अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य HPV टीकाकरण और नियमित जांच के महत्व के बारे में आम जनता, चिकित्सा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को जागरूक करना है। डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटीज ऑफ इंडिया 9 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए टीकाकरण की सिफारिश करता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन 2 या 3 डोज में 6 महीने के भीतर दी जाती है, जो आयु के अनुसार तय की जाती है। उन्होंने बताया कि अगर बड़े पैमाने पर HPV टीकाकरण किया जाए तो सर्वाइकल कैंसर के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है और हजारों महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। वैक्सीनेशन पे हमारे पास काफी सारे सीरोटाइप्स हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो मेन कॉज है हमारे कैंसर सर्विक्स का, उसके खिलाफ ये वैक्सीन बनाई गई है। एज ग्रुप में अगर मैं कहना चाहूं तो 9 साल से 13 साल का जो एज ग्रुप है, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल एंड प्रोटेक्टेड एज ग्रुप। अगर आप अपनी लड़कियों को अपने घर में जितनी भी पड़ोस में आपकी रिलेशन में जो भी लड़कियां हैं 9 साल से ऊपर 13 साल से नीचे, इस ग्रुप में अगर आप ये वैक्सीन लगवा देते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। हमीरपुर जिला में दूरदराज के क्षेत्र के मरीजों को अब घर पर टेलीमेडिसिन सुविधा से उपचार मिल सकेगा। आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर
न आने की स्थिति में लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर चिकित्सकीय परामर्श ले सकेंगे। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में मरीजों की सुविधा के लिए ये सुविधा शुरू की है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 को टेलीमेडिसिन रूम बनाया गया है, जहां चिकित्सक के लिए कंप्यूटर व स्पीकर की व्यवस्था की गई है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से मरीज व चिकित्सक के बीच वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ही बातचीत होगी, जिसके आधार पर चिकित्सक मरीज को परामर्श देगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रोजाना अलग अलग बीमारी के चिकित्सक टेलीमेडिसिन रूम में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मरीज दोपहर बाद 2 से लेकर 4 बजे तक चिकित्सकों से वीडियो के माध्यम से सीधी बात कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मरीज को ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करनी होगी। 5 तारीख को 5 फरवरी से टेलीमेडिसिन का यहाँ शुरू कर दी गई है, जिससे हमारे विभिन्न विनिकाय चिकित्सा, शल्य, प्रसूति और स्वस्थ वृत्त आदि सभी स्ट्रीम से जो डॉक्टर होंगे उनसे परामर्श ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि ई संजीवनी पोर्टल है, जो इसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा पेशेंट को। उसके बाद उससे डायरेक्ट संवाद होगा डॉक्टर से और उसकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। जिला कुल्लू स्थित हनुमानी बाग के नरसिंह मंदिर में वैरागी समुदाय द्वारा होली संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर होली के पारंपरिक गीतों का गायन किया गया। एकादशी महंत ने बताया कि कुल्लू में बसंत पंचमी से ही वैरागी समुदाय की होली शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि भगवान रघुनाथ के दरबार में पहला होली का गायन होता है और उसके बाद वैरागी समुदाय द्वारा 40 दिनों तक अलग अलग स्थानों में होली संध्या का आयोजन किया जाता है। 2 फरवरी से बसंत पंचमी शुरू हुई थी और कुल्लू जनपद में बसंत पंचमी के बाद से अपना होली का गायन जो है 40 दिनों तक चलता है और घर घर अपना जो है अपना होली गीत गाए जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और होली का अपना गीत गा रहे हैं। रघुनाथ जी के आने के साथ ही कुल्लू जनपद में अपना बैरागी समुदाय के लोग मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार आदि क्षेत्रों से आए थे। तो उस वक्त से लेके अपना हम लोगों ने अपना हमारे पूर्वजों ने भी वहाँ से जो संजोग कर लाए थे, यहाँ भी हम उसका पालन करते हैं। और जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में अपना होली गाई जाती है, वैसे ही बैरागी समुदाय के लोग यहाँ पर कुल्लू जनपद में होली गाते हैं। वहीं महंत समुदाय से संबंध रखने वाली श्याम सुंदर महंत और रजनी महंत ने बताया कि कुल्लू में गाए जाने वाले होली के गीत ब्रज भाषा के पारंपरिक गीत हैं, जिनका आज भी गायन होता है। उन्होंने कहा कि होलाष्टकों में वैरागी समुदाय का विशेष महत्व रहता है। इस दौरान यहां वैरागी समुदाय के लोग भगवान रघुनाथ के दरबार में होली गायन और रंग खेले जाते हैं। आदि संत कृष्णदास बुहारी जी के सुझाव पर भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति यहाँ लाई गई थी। उनको यहाँ स्थापित किया गया। उनके चरणामृत से राजा जी का कुछ रोग निवारण हुआ और तब से वो सभी वैष्णव पर्व जो अयोध्या में मनाए जाते थे, उनको यहाँ मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। और उस पर्व में होली का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ बसंत पंचमी से ही होली गायन प्रारंभ हो जाता है और बैरागी समुदाय के द्वारा इस जनपद में 40 दिनों तक ये पर्व मनाया जाता है और इसका उत्कर्ष रहता है होलाष्टक। आप सब जानते हैं इस वर्ष 7 मार्च से होलाष्टक है और 7 मार्च से संध्या बेला में बैरागी समुदाय के लोग संध्या बेला में रघुनाथ मंदिर जाएंगे, भगवान रघुनाथ जी के साथ रंग अबीर गुलाल से खेलेंगे और होली गायन करेंगे। यहाँ पे होली बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यहाँ हिमाचल की होली, हमारे कुल्लू की होली थोड़ी दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से अलग मनाई जाती है। तो ये होली हम सभी महंत लोग पारंपरिक होलियाँ गाते हैं। तो इसमें क्या नाम, अब ये सबसे पहले हम बसंत। जिला पुलिस बद्दी के अंतर्गत बिलावली में स्पेशल सेल एक्स ने 2 प्रवासी युवकों को 922 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस की स्पेशल सेल एक्स टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 प्रवासी युवकों को अवैध नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस दोनों आरोपियों को नालागढ़ कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी और रिमांड के दौरान पुलिस को पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जो हमारा स्पेशल सेल है बद्दी का, उसको सूचना मिली थी कि बिलावाली के नज़दीक कोई व्यक्ति है, उनके पास जो है अफीम होने का अंदेशा है, जिस पे जो है वो रेड की जाए। तो जिस पे जो हमारा पुलिस दल था, जो स्पेशल सेल एक्स था, इन्होंने जो है विटनेसेस लेके जो है एक रेडिंग पार्टी तैयार करके वहाँ पे एक रिजुल मेडिकोज के पास उनको 2 व्यक्ति मिले, जिसमें एक का नाम दीपांशु पाल है और एक का धर्मेंद्र है। ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास 922 ग्राम अफीम बरामद की है। दोनों को जो माननीय अदालत में पेश किया जा रहा है, जिनका पुलिस से हिरासत रिमांड प्राप्त किया जा रहा है, जिनसे पूछताछ की जाएगी कि ये चर्च कहाँ से आई थी और कहाँ लेके जा रहे थे। कुल्लू जिला के भुंतर में लला मेमे फाउंडेशन द्वारा लाहौल के आध्यात्मिक गुरु लला मेमे जी की 14वीं पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु खेम्पो पेमा नेगी बतौर मुख्य अतिथि, तो वहीं बधा गोम्पा के लामा रिगजिन मेमे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गुरु लला मेमे के आकर्षक कैलेंडर का विमोचन करने के साथ ही बौद्ध धर्म गुरु रमेश नेगी जो की स्मृति में लामा रिगजिन के साथ बौद्ध परंपरा के अनुसार ग्रीन पीस कॉलोनी की महिलाओं द्वारा पूजा पाठ करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर आयोजन स्थल में 108 दीप भी प्रज्वलित किए गए। लला मेमे फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र मोहन परशीरा ने कहा कि लाहौल स्पीति के आध्यात्मिक गुरु लला मेमे ने दिशा और सनातन हिंदू दोनों धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से जीवन को आगे ले जाने का संदेश दिया है। बौद्ध और सनातन हिंदू दोनों परंपराओं का एक साथ में एक ही घर में उसका निर्वहन करना। यदि आप बौद्ध हैं तो आप बौद्ध मान्यताओं के साथ में अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। अगर आप सनातनी हैं तो उस पद्धति के साथ में आप आगे चल सकते हैं और आप दोनों पद्धतियों को एक ही घर में भी आगे चला सकते हैं। तो एक ऐसी परंपरा उन्होंने आरंभ की जिसके साथ में लोग जुड़े और इस प्रकार से पुण्यतिथि आज 14वें वर्ष में 2 दिन पहले 108 लोगों ने रक्तदान किया। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रक्तदान शिविर और 15 फरवरी को लला मेमे जी की पुण्यतिथि, ये 2 कार्यक्रम लाहौल स्पीति के लोग और कुल्लू के लोग भी उनकी याद में कुल्लू में मनाते हैं। खबरों के बाद आइए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं इतिहास के पन्नों में क्यों खास है आज का दिन। 16 फरवरी साल 1944 में धुंडीराज गोविंद फाल्के का निधन हुआ। भारतीय सिनेमा की नींव रखने वाले दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इस फिल्म की प्रेरणा इन्हें मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में दिखाई गई विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट से मिली थी। साल 1937 में बनी फिल्म गंगा अवतरण दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित पहली बोलती फिल्म थी। 16 फरवरी